गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सम जनरल ट्रेंड्स, जिसमें से फर्स्ट जनरल ट्रेंड था हमारा एटॉमिक रेडियस। हमने एटॉमिक रेडियस के फैक्टर्स को डिवाइड किया था। उसके 3 या 4 फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, जो कह सकते हैं हम लोग कि उसके ट्रेंडिंग फॉर्मूले को वो अफेक्टिंग करते हैं। जैसे हम अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं, हम अक्रॉस द ग्रुप चल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या डिफरेंशिएशंस होते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। और आज हम लोग देखेंगे सेकंड फैक्टर या फिर सेकंड ट्रेंड, जिसे हम बोलते हैं आयनन विभव, और थर्ड वैद्युतीव्रता एंड फोर्थ है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट से भी शो करते हैं। हम देखेंगे आयनन विभव यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, किसी भी गैसीय विलगित परमाणु में से उसके बाइटम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज न्यूक्लियस यानी नाभिक, और इसका बाइटम कोश हम किसी को भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिथियम को लिया है, देन 1 2 एंड 3, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी हमारी यूज हो रही है उसे बोला जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सपोज इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसमें हमें जितना वर्क करना पड़ा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ा उसे कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव। स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी सिस्टम में आता है, कौन से सिस्टम के अंदर इसको लिया जाता है थर्मोडायनेमिकली। हम जब देखते हैं इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग लेते हैं एंडोथर्मिक सिस्टम में, एंडोथर्मिक सिस्टम। इसे एंडोथर्मिक सिस्टम क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बार ये क्वेश्चन अराइजेस होते हैं इसे एंडोथर्मिक क्यों बोला गया। बिकॉज हम किसी स्टेबल सिस्टम की स्टेबिलिटी को तोड़ रहे हैं, इट मींस इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान जो हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं वो हमने इस सिस्टम को दिए हैं, तो इसीलिए इसे एंडोथर्मिक। एंडो का मीन्स होता है लेना यानी अंदर आना, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, एंड थर्ड मीन्स इसकी एनर्जी। थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी जो हम टेम्परेचर की फॉर्म में से डिटरमाइन करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के अंदर जो एनर्जी दी गई वो एक एंडोथर्मिक सिस्टम की होती है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक सिस्टम होता है। तो पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप चलते हैं, तो एंडोथर्मिक इट मींस आयनन विभव में क्या क्या डिफरेंशिएशंस आते हैं, एंडोथर्मिक सिस्टम में क्या क्या डिफरेंशिएशन आते हैं वो हम लोगों को देखना है। तो फर्स्टली ग्रुप 15 को हम लोग फॉर एग्जांपल की फॉर्म में लेके चलेंगे। स्पेसिफिक हम ग्रुप 15 की बात करते हैं तो उसमें आते हैं एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। देन जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है, यू नो दैट स्टूडेंट्स इसकी क्लासेस बढ़ेगी। तो पीरियड नंबर सेकंड में नाइट्रोजन, देन थर्ड, 4, 5 एंड 6। तो इसके जैसे जैसे पीरियड्स बढ़ रहे हैं इसके अंदर वैसे वैसे इसकी क्लासेस के अंदर एक्सटेंशन हो रहा है। इट मींस नाइट्रोजन के अंदर 2 क्लासेस होगी, एंड फास्फोरस के अंदर 3 क्लासेस होगी, एंड आर्सेनिक के अंदर 4। तो ऐसे करते करते हम लोग सारी क्लासेस को आगे से आगे एक्सेप्ट करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा, आगे इलेक्ट्रॉन्स में यू मीन परमाणु में क्लासेस बढ़ती रहेगी। तो इसका मीन क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं पीरियड में ग्रुप के अंदर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो क्लासेस बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, और अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च ऊर्जा ज्यादा नहीं देनी पड़ती। कैसे, क्योंकि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ, क्योंकि अगर कोई साइज छोटा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ओके, इट इज कंटेमिनेट एरिया। हमें पता है कंटेमिनेट एरिया का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके आसपास वाले क्षेत्र को अच्छे से प्रभावित करता है। और अगर बड़ा न्यूक्लियस यू मीन बड़ा एटम होता है तो उसमें क्या होगा, सपोज ये हमारा एक सिस्टम है और ये सिस्टम सेकंड, इस सिस्टम के बाइटम कोश में इलेक्ट्रॉन है और इस सिस्टम के भी बाइटम कोश में इलेक्ट्रॉन है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाभिक इसके ऊपर लगा पा रहा है वो इसके ऊपर नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो जाएगा। तो इसका कंटेमिनेट एरिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस कुछ ही निश्चित सीमा तक रहकर आगे तक फेल हो जाता है। तो इसीलिए इसके ऊपर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाता जितना इसके ऊपर लगता है। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। सो यू मीन दैट अगर किसी की साइज छोटी है तो नाभिक का ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू बिगेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके
जितना इसके ऊपर होता है। सो वी कैन से दैट कि साइज अगर बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और अगर साइज छोटी होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हमें उसको उसकी स्टेबिलिटी को उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इंक्रीज हो रही तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, और साइज अगर डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो अक्रॉस द ग्रुप हम लोग चले तो यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन की साइज एक कंटेमिनेशन फॉर्म के अंदर एक सिस्टम में होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में फास्फोरस पे चलते तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, आर्सेनिक की और बड़ी होगी, एंटीमनी की और बड़ी होगी। ड्यू टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी एलिमेंट्स इसका साइज थोड़ा छोटा हुआ एज कम्पेयर, ग्रेजुअल उतना नहीं बढ़ पाता, लेकिन फिर भी इनके कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स के अंदर इसका इंक्रीमेंट होता है। तो इसीलिए अगर साइज बढ़ रही है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाने पर कम होगी। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इन सबके कंपैरिजन में देखते तो नाइट्रोजन की होती है, देन जैसे जैसे नीचे आते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की ज्यादा, फास्फोरस की उससे कम, आर्सेनिक की उससे कम, एंटीमनी की उससे कम, देन बिस्मुथ की सबसे कम होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीजेस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियस। हमारा वैद्युत ऋणता, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं। स्टूडेंट वैद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? कोई हम एग्जांपल से इसको समझे तो इसे बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास में यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एंड सेकंड इज वाई। हमारे पास में दो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध कहते हैं इसे। तो कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशंस क्या होती है, इसकी कंडीशंस होती है जो बनने वाला बॉन्ड होता है उनमें दोनों ही पार्टिसिपेंट अपने 50-50% पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये देता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान दोनों ने, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इन दोनों ने साझा किया, शेयरिंग की। देन उसके बाद में बनने वाला जो बॉन्ड था वो था कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। तो इस दौरान क्या होगा कि वैद्युत ऋणता किस फॉर्म को डिफाइन कर रही है कि इन दोनों में से आप समझ सकते हो कि इन दोनों में से ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसा परमाणु जिसकी साइज कम है, जिसका इलेक्ट्रॉन एंड अपन बोल सकते हैं कि जो नाभिक का आकर्षण है उसका ज्यादा होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है नाभिक का, न्यूक्लियस का, तो वो क्या करेगा कि अपने वाले पास वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। फॉर एग्जांपल इन दोनों में से एक्स वाई में से सपोज कीजिए कि एक्स का साइज छोटा है, तो एक्स का साइज छोटा समझ सकते हैं हम लोग ये वाला, एंड वाई का साइज बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो इन दोनों में से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से क्राइटेरिया में ज्यादा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पर है और यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ, तो ये अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं करेगा, ऑब्वियसली करता है, बिकॉज इसका एरिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इतनी दूर तक है और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एरिया इतनी दूर तक है। तो इन दोनों में से किसकी पावर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अट्रैक्ट करने की ज्यादा होती है, ऑब्वियसली इसकी, बिकॉज ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच लेता है। सो इन दोनों में से एक ऐसा पार्टिसिपेंट जिसका साइज छोटा है वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस दौरान किसी एक के पास में नेगेटिव और दूसरे के पास में पॉजिटिव आ जाता है। इस फॉर्म को वैद्युत ऋणता कहा जाता है। हम लोग एक्स वाई को देख सकते हैं कि HCl का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोगों ने Cl को माना, यहाँ पे H माना है, आप यहाँ पे HCl कुछ भी मान सकते हो। तो अगर हमने लिखा यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हुई है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, वही शेयरिंग में जाएगा। एंड क्लोरीन के अंदर इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और इसको अपना हीलियम कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये दोनों अपने साथ में शेयरिंग कर लेते हैं, यानी 50% ये हो जाता है और 50% ये, यानी कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स का मीन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं वो दोनों के ही शेयरिंग में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके साथ में भी है और इसके साथ में भी है। तो कह सकते हैं कि इसके पास में इसके एरिया के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन हो रहे हैं और इसके एरिया के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन डिफाइन हो रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों में से हम लोगों को पता है कि किसकी साइज छोटी है। अक्रॉस द पीरियड हम लोग चल रहे हैं,
अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो क्लास नहीं बढ़ती है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। यू नो एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन इंक्रीज अप होगा, प्रोटॉन इंक्रीज अप होगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे चलेंगे तो साइज क्या होती है, छोटा होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा किसके ऊपर न्यूक्लियर इफेक्ट यानी न्यूक्लियर इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी फॉर्म में ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का हम देखेंगे तो हाइड्रोजन की साइज क्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ी होती है, तो इसीलिए क्लोरीन की साइज छोटी होगी। देन छोटी होगी तो आपको पता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इसने शेयरिंग किया है, इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण इसके पास में नेगेटिव चार्ज, वो भी हम कैसा लगाएंगे, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अगर पूरा अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो इसीलिए इसकी नेगेटिविटी को शो करने के लिए पार्शियलिटी का सिंबल लगाया जाता है, डेल्टा का सिंबल लगाया जाता है। तो ये शो करता है कि बॉन्ड फॉर्म है बट इसका क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट है। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने हाइड्रोजन को देखा, देन हाइड्रोजन अगर इसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी क्यों आ जाती है, बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रिक क्लाउड था वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, सो इसीलिए इसकी तरफ डेफिशिएंसी आ जाती है। तो हम इसे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन यानी किसी सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट द्वारा किसी परमाणु द्वारा अपनी तरफ खींचना क्या कहलाता है, वैद्युत ऋणता कहलाता है। कि अक्रॉस द ग्रुप अगर हम लोग चल रहे हैं तो वहां पे क्या फॉर्म होती है, क्या क्या डिफरेंशिएशन आती है अक्रॉस द ग्रुप चलने के दौरान, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। स्टूडेंट्स यू नो दैट हम लोगों ने अभी देखा है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इसके पीरियड्स बढ़ रहे हैं, आवर्स बढ़ रही है, क्लासेस बढ़ रही है, तो उसके दौरान इसका साइज इंक्रीज होगा। देन साइज अगर इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो अपने बाटम कुछ के इलेक्ट्रॉन को उतना अफेक्ट नहीं कर पाता कि जितना वो छोटी साइज में इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग वैद्युत ऋणता के टर्म को देखते हैं। तो वैद्युत ऋणता आपको पता है किसे बोला जाता है, सहसंयोजक बंध में से किसी एक पार्टिसिपेंट एलिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना वैद्युत ऋणता कहलाता है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जैसे साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे देखा जाए तो कि साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ने के दौरान कम होगी, क्यों होगी, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस नीचे जाने के दौरान कम होता जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फास्फोरस, एंड फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आर्सेनिक, आर्सेनिक की ज्यादा होती है एंटीमनी, एंड एंटीमनी की ज्यादा होती है बिस्मिथ की। तो ये ट्रेंड होता है हमारे वैद्युत ऋणता को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था को पढ़ने से पहले हमें इसका कंफर्मेशन बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ये होता क्या है स्टूडेंट्स कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एटॉमिक सिस्टम होता है, वो किसी भी अन्य एटम एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करता है। ऐसा करने के पीछे पर्पस जो होता है वो होता है कि किसी भी एलिमेंट को अपना स्टेबिलिटी कंफर्म करने के लिए, यानी वो स्टेबल होने के लिए अपने आसपास वाले नोबल एलिमेंट्स के जैसा वो होना चाहता है या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, नोबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। देन इसका कंफर्मली मेथड पढ़ा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 के अंदर, स्पेसिफिक हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 15 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। तो ग्रुप 15 में जो एलिमेंट है हम लोगों ने अभी टिप्स पे क्रैम कर लिए हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो इसमें हम लोग पता है ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को इन सभी एलिमेंट्स के अंदर देखनी है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -3 to +5। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 फॉर्म में डिराइव किया गया है। फर्स्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकंड इज नेगेटिव
ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों स्टेट्स का मीन क्या होता है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इन एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है उसे बोलते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मीन होता है कि एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के दौरान जो भी वेरिएशन आता है उसके पावर के अंदर, ऑक्सीडेशन पावर के अंदर, उसे बोलते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को अक्रॉस द ग्रुप हमें देखना है। तो अक्रॉस द ग्रुप हम लोग चलेंगे ग्रुप 15 में। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की साइज, एटॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ रहा है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 को ये कंटेन है। देन इसके बाद में +3 और +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिबिट करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो यहाँ पर +5 भी इसी बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 की +5 भी होती है और +3 भी होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज इसके आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 और 3 इज 5 इलेक्ट्रॉन को, तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को ये यूटिलाइज करके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड कर सकता है +5 की फॉर्म में, +3 की फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि +3 और +5 का किस तरीके से सीक्वेंसिंग फॉर्म के अंदर उसका रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ में। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की एफिशिएंसी होती है वो कम होती जाती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की एफिशिएंसी ज़्यादा होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीज़न होता है? इसके अंदर हमारा शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ तक हमने देखा कि +5 आ रहा है, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से शो कर रहा है। देन आर्सेनिक तक भी ठीक था। देन एंटीमनी एंड बिस्मिथ में आते आते यहाँ पर इसकी जो पावर होती है +5 की वो कम होकर +3 तक रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू नो दैट कि इससे पहले आने वाले D और इससे पहले आने वाला F और D, इसके इंटरनल्स में D आ जाता है, आर्सेनिक के भी D आता है, देन इनके इंटरनल्स में D और F आ जाते हैं जिसके कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वाइटल कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक का अट्रैक्शन खींच लेता है। तो वो 5 to 5 इलेक्ट्रॉन्स ना डोनेट करके ओनली वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जिसके पीछे इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी अक्रिय युग्म प्रभाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली उसके पीछे स्पेसिफिक तरीके से उसे कंफर्म करता है। ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है क्यों? तो उसका जो रीजन होता है वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक बार रिमाइंड करना पड़ेगा। अक्रिय युग्म प्रभाव इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जो D एंड F होते हैं, जो D एंड F सबशेल्स होते हैं, इनकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। इनका शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट से मतलब कि वाइटल कोश के इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के आकर्षण बल के द्वारा प्रोटेक्ट करना, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो प्रोटेक्शन पावर D और F की कम होती है, तो इसीलिए वो अपने वाइटल कोश के इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते नाभिक के आकर्षण के कारण। तो नाभिक का आकर्षण क्या करता है, वाइटल कोश के ऊपर आसानी से हावी हो जाता है और अपने पास में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शनली को उस सारे सिस्टम को खींच लेता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होती है, साइज सिस्टम की छोटी हो जाती है एज कम्पेयर टू जो उसका होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट बात आएगी, यहाँ पे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ग्रुप में हम लोग नीचे जा रहे हैं यानी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ रही है एज कम्पेयर टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपैरिजन में। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी क्यों बढ़ती है, उसके लिए हमें शील्डिंग इफेक्ट जानना जरूरी है, वो आप लोग रिमाइंड कर सकते हो या फिर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे देखा कि हम लोगों ने नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आ रहा है और फास्फोरस है वो थर्ड पीरियड में आ रहा है, आर्सेनिक आ रहा है वो फोर्थ में, एंटीमनी आ रहा है वो 5 में एंड बिस्मिथ आ रहा है हमारा 6 के अंदर। तो यहाँ पर जो थर्ड फोर्थ पीरियड के अंदर आप उनको पता है D सीरीज स्टार्ट हो जाती है एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर भी D सीरीज स्टार्ट हो जाती है एंड 6th पीरियड के अंदर F एंड D सीरीज इसके पीछे होती है। तो आपको पता है कि D के अंदर इंटरनल्स क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इनका कम होता है, तो इसीलिए उनका प्रोटेक्टिंग पावर इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए उसकी साइज एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस
न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली एक्सटेंड डिक्रीज या फिर कह सकते हैं कि वो निकाल नहीं सकते या फिर क्रिया नहीं कर पा सकते। तो हमने यहाँ पे देखा फॉर्मेट को, जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, उसके चारों क्लासेस है। चलो अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसके 4 क्लासेस है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हमें पता है फर्स्ट में आता है हमारा एस, सेकंड क्लास में आता है हमारा एस पी, थर्ड क्लास में हमारा आता है एस पी एंड डी, एंड फोर्थ क्लास में आता है हमारा एस पी डी एंड एफ। तो इन सब के अंदर हमें देखना है कि जैसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, सपोज हमारे पास में अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आता है 1 एंड 2, क्योंकि इसकी कंटेनिंग पावर इस क्लास की 2 होती है। सेकंड की होगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 18 15 16 17 एंड 18। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसका हमने जैसे माना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो हमारा यहाँ पे जो सिस्टम आ रहा है, कोई भी सिस्टम को हम अज्यूम कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके इंटरनल्स में 2 8 18 एंड लास्ट में हमारा आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि जो हमारे इंटरनल ऑर्बिटल्स हैं, इंटरनल ऑर्बिटल्स कौन कौन से यहाँ पे एस पी डी, तो ये लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम अजम्पशन इसको एक पब्लिकरी सिस्टम के अंदर देख सकते हैं, जो हमने देखा था मॉन्स्टर सोल्जर एंड नॉर्मल पब्लिक को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनके पास में डिफेंसिंग पावर उतनी अच्छी नहीं होती है, तो ये अपने वाइटम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को डिफेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अपने फोर्स को लगा सकता है यहाँ पर। तो अगर इसने इसको यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, खींचा, तो इसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो इसके क्राइटेरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो इसके क्राइटेरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक अजम्पशन बेस पर देखें तो देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिए अज्यूम करके देखा जाए, तो यहाँ पे S एंड यहाँ पे आ जाता है P, और ये अजम्पशन बेस, हम अजम्पशन बेस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि हमारा NS2 एंड NP3 फॉर्म होता है, जैसे NS2 NP3 जो हमारे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 15 का, तो यहाँ पे 1 2 और इस ऑर्बिटल में आ जाएगा ये हमारा हो गया NS और ये हो जाएगा हमारा NP। तो हमें पता है कि जो S ऑर्बिटल्स होते हैं वो नाभिक के पास होते हैं एज कम्पेयर टू P ऑर्बिटल्स के, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लग सकता है वो उतना इसके ऊपर नहीं लग पाता। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है, लेकिन एक कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इस NS पे ज़्यादा लगता है एंड NP पे उतना एक्सटेंड फॉर्म अट्रैक्शन नहीं लग पाता है। तो इसीलिए जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इसके क्राइटेरिया में होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गैनिंग रिटेन जरूर होते हैं लेकिन इसके कंप्लीटली क्राइटेरिया में नहीं होते। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स आराम से रिएक्शन करने के लिए या फिर किसी भी बॉन्ड के साथ में मेकिंग फॉर्मेशन करने के लिए, बॉन्ड मेकिंग फॉर्मेशन के लिए ये तीनों यूटिलाइज हो सकते हैं। और ये यूटिलाइज नहीं हो पाता है क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जकड़ा गया है, तो इसीलिए इसे बोल सकते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का, बाइटम कोश के एस इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी क्रिया में भाग ना लेना अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। मीन्स अक्रिय से हम लोग खुद समझ सकते हैं हम लोग कि वो क्रिया नहीं कर पा रहा है, किसके कारण नहीं कर पा रहा है, वो P एंड D के जो शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, P एंड D सॉरी D एंड F के जो शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है उसके कारण वो क्रिया नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। और ये किसके कारण हुआ, D और F के वीक शील्डिंग इफेक्ट के कारण। और वीक शील्डिंग इफेक्ट हुआ तो जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस है वो NS के ऊपर ज़्यादा है, बिकॉज NS न्यूक्लियस के पास में और P के कंपैरिजन में इस पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स इस पे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींच जाते हैं तो क्रिया नहीं कर पाते। और इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कन्फर्मली फ्री होते हैं, तो इसीलिए तीनों इलेक्ट्रॉन्स आराम से रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स ही तो काम में आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये +5 क्यों नहीं शो कर रहा, +5 कब शो करता है, जब ये पांचों इलेक्ट्रॉन यानी NS2 एंड NP3 1 2 3 4 5, तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तब ये मतलब हो सकती है +5 फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर ये पांचों फॉर्म यूज ही नहीं होंगे, ये पांचों फॉर्म यूज
नहीं हो रहे हैं तो इसकी +5 कैसे होगी? ये 5 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहे तो +5 कैसे होगी? और क्यों नहीं होगी? वो किसके कारण हुआ था? वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इंटरनल ऑर्बिटल्स के कारण, जिन्होंने बाइटम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं किया अच्छे से, और न्यूक्लियर इफेक्ट ज़्यादा लग जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसके कारण वो NH2 को अपनी तरफ कंटेन कर लेता है और Np3 को छोड़ देता है, मतलब कन्फर्मली लूज छोड़ देता है। तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए +3 नीचे आने के दौरान +3 कन्फर्म होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू +5। नेक्स्ट है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 का कैसे शो करता है और वो क्यों शो करता है ग्रुप 15 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2Np3। तो NH2Np3 ये अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में कितने कन्फर्मली यहाँ पे काउंट कीजिए कि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स के बाह्यतम कोश में प्रेजेंट है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, जिसके कारण ये अपने आप को ऑक्टेट में कंफर्म कर सकता है। कैसे? जैसे देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, देन ये 4 एंड 5। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये ऑक्टेट नहीं है इसका कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होने में इसको 3 की जरूरत है। तो अगर कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, बिकॉज ये क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सो ऐसे ही हम लोग नीचे चलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ग्रुप चलते हैं, तो ऐसे ही हम लोग उनकी तरफ भी देखेंगे, उनको भी इसके बिहाफ पर रिलेट करवाएंगे कि कैसे ये -3 शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो -3 की जो एफिशिएंसी होती है, -3 की रिप्रेजेंटिंग टेंडेंसी होती है, वो नीचे आने के दौरान कम होती जाती है। -3 नीचे आने के दौरान क्यों कम होगी? डिक्रीज होती है नीचे आने के दौरान, यानी एक्रोस का ग्रुप चलते हैं तो -3 की टेंडेंसी कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज बढ़ती है, जिसके कारण -3 की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है और मेटेलिक प्रॉपर्टीज वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि हमारा ग्रुप 15 3 + 3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक इस रेंज में ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। तो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, वो होता है कि PCl5 तो फॉर्म होगा, लेकिन NCl5 फॉर्म क्यों नहीं होता है? क्यों नाइट्रोजन NCl3 को ही बनाता है? ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, और हम लोगों ने अगर बुक्स को देखा है, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखा, तो उनमें क्वेश्चंस ये आते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि PCl5 NCl5 होता है, वो NCl5 फॉर्म PCl5 की तरह क्यों नहीं होता? यानी नाइट्रोजन जो भी कंपाउंड बनाते हैं वो बनाते हैं NCl3 या NH3 फॉर्म के अंदर बनाते हैं, लेकिन जो फास्फोरस और अदर एलिमेंट्स जो बनाते हैं वो बनाते हैं अपना जस्ट लाइक दिस, यानी AX5, और ये बनाता है हमारा AX3। ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन था इसके पीछे? ऐसा होने के पीछे रीजन क्या आता है? देखो स्टूडेंट, कि हमारे पास में जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें देखनी है। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखो, इसके फर्स्ट क्लास में S, सेकंड में S एंड P, और क्योंकि ये P ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के अंदर आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसे P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो जैसे फास्फोरस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल किए जाते हैं? यानी 1 2, देन इसके अंदर एग्जिस्टेंस पावर ऑफ 2, और फर्स्ट के अंदर S ऑर्बिटल ही होता है, और इसके अंदर S और P होता है। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ चले जाएंगे? प्रमोट हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 and 2, देन 3 4 and 5, तो जाता है हमारे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसके अंदर हम लोगों को देखना है कि ये NCl3 क्यों शो करता है, ये NH3 क्यों शो करता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए आने वाले Cls हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में यहाँ पे Cl है, वो इसके साथ में अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अगर इसके साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्या इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो कितने बनाएंगे? 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे।
अगर यहाँ पर अगर अनपेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पर भी एक ना एक दो या फिर कितने भी बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अनपेयर करोगे तो उसके लिए भी तो आपको ऑर्बिटल चाहिए। अगर आपके पास में ऑर्बिटल ही नहीं है तो आप इसको कैसे अनपेयर करोगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है, मैंने सोचा हम इसको NCl5 बना सकेंगे, चलो अज्यूम करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए एक्जिस्टेंस रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, यानी उसके लिए प्लेस होनी चाहिए कि मैं इसको कहाँ पर लेके जाऊँ ताकि ये अनपेयर हो जाए। तो इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होते हैं, इट मीन्स अलग अलग नहीं होते हैं, ये पेयरिंग में रहते हैं। और ये ऑलरेडी जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो आने वाले एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो कंपाउंड बनाएगा वो NX3 बनाता है, NX5 कभी नहीं बनाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट रीजन ये कि अब क्वेश्चन में हमें लिखने के दौरान लिखना है कि हमें क्या लिखना है कि जिसके अंदर एक टॉपिक पर्टिकुलर सर्टिफाइड हो जाए कि ये इस तरीके से इसका आंसर है। तो आप लिखने में ये लिख सकते हो कि इसके बाइटम कोश में रिक्त डी कक्षक नहीं होता है, जिसके कारण ये NX5 फॉर्मेशन नहीं शो करेगा। नेक्स्ट, इस कंफर्मेशन के थ्रू में पता चला कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, NCl3 करता है बिकॉज उसके पास में रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर। अब बात आती है कि PCl5 कैसे PCl5 शो कर देता है, PX5 शो कर देता है, ऐसा क्या रीजन होता है इसके अंदर। तो अब आप देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म भी देखेंगे हम लोग कि PCl5 क्यों शो हुआ, PCl5 क्यों शो हुआ, इसका रीजन देखिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल, क्योंकि हमें पता है फास्फोरस थर्ड ऑर्बिट में आता है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p3 बिकॉज NS2 NP3 और 3n की जगह आता है बिकॉज ऑर्बिट का जो फॉर्म होता है वो 3 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए इसका एटॉमिक स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फास्फोरस की लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट S, देन Sp, देन आता है थर्ड में Sp एंड D। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक S, देन P, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया हमारा NS, NP एंड B। जो n-1 के फॉर्म में होता है, वो जो हम समझ सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंशिएशन की फॉर्म को दर्शाता है। ये हमारा D है जो वैकेंट भी हो सकता है एंड फुलफिल भी हो सकता है या फिर हाफ फिल्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है SPD, इस फॉर्म को हमें देखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3s2 एंड 3p3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फास्फोरस में, तो टोटल कितने होंगे, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, देन जो हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो पेयर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड 8 हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा 10, और जो इलेक्ट्रॉन पीछे बच रहे हैं, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स पीछे बच रहे हैं फास्फोरस की कंटैमिनेटिंग को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 2 देन 3 4 एंड 5। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस करना है, वो इस फॉर्मेट के अंदर फोकस करना है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में जैसे 5 क्लोरीन्स हैं, क्लोरीन कितने हमारे पास में, यहाँ पर 5 क्लोरीन है, सपोज कीजिए 5 हमारे पास में यहाँ क्लोरीन है, और वो क्लोरीन सारे फास्फोरस के साथ में कंटेमिनेशन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट में से X मान सकते हो, सेकेंड X एंड थर्ड इज X। तो यहाँ पे इसके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन को आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवेलेंसी शो करनी पड़ती है। तो इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक्सटेंशन कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रमोटिंग होकर यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें 2 और कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करने के लिए सिस्टम मिल जाते हैं। तो अब ये जो बचा हुआ X है, जो 2 बचे हुए X है, वो इसके साथ में आ गया एक, और एक इसके साथ में आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल X कितने, टोटल क्लोरीन्स कितने, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं PCl5 एग्जिस्ट करता है बिकॉज वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंट के कारण। कि नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। वो कैसे शो करेगा, फास्फोरस भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कि जैसे हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर आता है 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 एंड इट इज
5। तो अब इसकी बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे किसी भी सिस्टम के साथ में यूटिलाइज हो गए। सपोज कि देखिए यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन कुछ भी आ सकता है, तो हमारा यहाँ पे क्लोरीन आया जो कोवलेंट बॉन्ड से इसके साथ में डिफाइंड है। नेक्स्ट इज ऑल्सो क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन आता है। अब इसके बाद से बच जाता है एक लोन पेयर। तो लोन पेयर आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू ही किसी के साथ में अगर ये बॉन्डिंग करता है, सपोज BH3 के साथ में अगर ये बॉन्डिंग करता है, तो इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल कितनी हो गई 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो है +4 नाइट्रोजन। इट ऑल्सो कैन डिफाइन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब यहाँ पे आएगा कि जो देने वाला सिस्टम होता है ये किसकी तरह फॉर्म करा। अगर इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखें तो ये लुईस एसिड की तरह, सॉरी ये लुईस बेस की तरह डिफाइन कर रहा है अपने आप को, और ये अपने आप को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है लुईस एसिड की तरह, और ये कर रहा है लुईस बेस। बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम जो सिस्टम करता है वो होता है बेस, और जो सिस्टम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग का काम करता है वो होते हैं एसिड्स। क्लास में हम लोगों ने पढ़ा आयनन विभव, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, मींस साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे वैसे कम हो रही है। एंड सेकेंड हमने पढ़ा था वैद्युत ऋण का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है। और जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में था हमारा कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं वो -3 to +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। और हमने इसमें देखा कि -3 था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस फॉर्म में एग्जिस्ट हुई थी कि हम जब ऊपर से नीचे जा रहे थे ग्रुप के अंदर तो -3 की एफिशिएंसी टेंडेंसी कम होती जाती है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ साइज। और सेकंड था हमारा +5 और +3, तो +3 की एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं +5 की कंपैरिजन में नीचे जाने के दौरान ज़्यादा होती है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ सम एलिमेंट्स इन द बॉटम। अब इसका कंप्लीटली हम लोगों ने यहाँ देखा आयनन विभव, वैद्युत ऋण का, ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमने प्रीवियस वीडियो या क्लास के अंदर हमने देखा था एटॉमिक रेडियस। तो हमारे जनरल ट्रेड्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ग्रुप 15 के जनरल ट्रेड्स अच्छे से रिमाइंड हो जाएंगे तो 16, 17, 18 का भी एग्जैक्टली लाइक आइडल होता है वो सारा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। उसके लिए नेक्स्ट आप क्लास देखिए। थैंक यू।